नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में डीपीएसपी पढ़ रहे थे और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डीपीएसपी का आज का अगला जो नया टॉपिक है वो है कि डीपीएसपी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हमारे रहे हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे और उनका किस प्रकार से सरकार ने या संसद ने किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन किया है, ज़मीनी स्तर पर उनको किस तरीके से लागू किया है। आज उन चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि गांधीवादी यानी कि जो हमारे डीपीएसपी हैं, राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं, इनका परिचय क्या रहा था, इनका इतिहास क्या रहा, इनका महत्व क्या था, इनका संवैधानिक प्रावधान क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो इस लेक्चर में बात करेंगे वो ये करेंगे कि जो डीपीएसपी है और डीपीएसपी का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 36 से 51 तक, तो इन 36 से और 51 तक किन किन चीज़ों का प्रावधान इन आर्टिकल्स में किया गया है और ये किस प्रकार से सरकार को निर्देश देते हैं या सरकार का क्या कर्तव्य बनता है कि वो इनको ज़मीनी स्तर पर लागू करवाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आर्टिकल आता है इसमें हमारा आर्टिकल 36 और आर्टिकल 36 ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आर्टिकल 12 की तरह है। आर्टिकल 36, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के संदर्भ में किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में क्या लिखा है कि जो डीपीएसपी हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि डीपीएसपी के संदर्भ में जो राज्य की परिभाषा है वो वही होगी जो अनुच्छेद 12 में, किसमें? आर्टिकल 12 में किसके लिए दे रखी है? मूल अधिकारों के लिए दे रखी है। और मूल अधिकारों वाली परिभाषा में क्या दे रखा था कि राज्य क्या होगा, स्टेट क्या होगा, कि स्टेट वो होगा जिसमें भारत की संसद शामिल है, भारत सरकार व संसद, राज्य सरकारें वो विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो इन सभी को आर्टिकल 12 के अंतर्गत क्या माना गया? राज्य माना गया। और आर्टिकल 36 क्या कह रहा है कि डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा वही होगी जो मूल अधिकारों के संदर्भ में आर्टिकल 12 में है। तो आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन है स्टेट की वो क्या है कि इसमें भारत की सरकार शामिल है, भारत की संसद शामिल है, जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर उन राज्यों की सरकारें और उनका जो अपना विधानमंडल है वो शामिल है, स्थानीय प्राधिकारी। अगर इनको विस्तार से समझना है, जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो डीपीएसपी पढ़ने से पहले क्या करे, आर्टिकल 12 और 13 से संबंधित एक वीडियो है, एक लेक्चर है, उसको सबसे पहले देखें, तब जा करके ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर विस्तार से इन चीज़ों के बारे में चर्चा की हुई है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि डीपीएसपी के संदर्भ में क्या कर रखा है, राज्य की परिभाषा दे रखी है। तो पहला आर्टिकल तो हमारा ये क्लियर हुआ कि डीपीएसपी के संदर्भ में डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, वही होगी जो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। ठीक है, ये बात बस आप याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 37 और आर्टिकल 37 की जो भाषा है वो भी बहुत आसान है, घबराना नहीं है। आर्टिकल 37 और आर्टिकल 37 में देखिए क्या लिखा है कि जो डीपीएसपी हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, ये न्यायालय के द्वारा क्या नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देश के शासन में क्या है, मूलभूत हैं। अर्थात इसकी पूरी भाषा क्या हो जाएगी आर्टिकल 37 की कि जो डीपीएसपी हैं वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और उसके बावजूद भी ये देश के शासन में क्या है, मूलभूत हैं। और जो राज्य है वो
विधि बनाते समय इन सिद्धांतों का क्या करेगा, पालन करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, और राज्य क्या करता है, विधि बनाता है। और विधि केंद्र के लेवल पर कौन बनाता है, संसद बनाती है। तो विधि बनाने में जो संसद है वो क्या करेगी, इन कर्तव्यों का पालन करेगी। लेकिन अगर संसद इन कर्तव्यों का पालन नहीं करती है और कोई व्यक्ति कहां चला जाए, न्यायालय चला जाए और कहे कि संसद ने डीपीएसपी में जो प्रावधान दे रखे हैं उनका पालन नहीं किया है, कोई भी विधि बनाई है, तब तो न्यायालय उसकी इस याचिका को इस आधार पर खारिज कर देगा कि डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। और ये प्रावधान किसमें कर रखा है, आर्टिकल 37 में कर रखा है कि जरूरी नहीं है कि राज्य क्या करे, इनको लागू ही करे, इन प्रावधानों को उसमें शामिल करे। लेकिन ये क्या है, राज्य का नैतिक कर्तव्य है कि राज्य अगर कोई विधि बना रहा है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है और वो अपनी नैतिकता इस मामले में दिखाता भी है। देखेंगे अगले जो आर्टिकल्स आएंगे उनमें कि किस तरीके से राज्य ने अपनी नैतिकता का परिचय दिया है और इन तत्वों के ऊपर कई विधियों का निर्माण किया है, कई तत्वों को लागू किया है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 कि न्यायालय के द्वारा ये लागू नहीं करवाए जा सकते, उसके बावजूद भी ये देश के शासन में मूलभूत है और राज्य क्या करेगा, अपनी विधि बनाते समय इन तत्वों को इसमें शामिल करेगा, ये उसका नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, अगर नहीं करता है तो हम इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, ये बात याद रखना। लेकिन अगर मूल अधिकार हमारे छिन जाते हैं या सीमित हो जाते हैं, ऐसी कोई विधि अगर राज्य बनाता है तो हम मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अर्थात कि जो डीपीएसपी हैं वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो प्रवर्तनीय हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 37 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से आपके डीपीएसपी स्टार्ट होते हैं, जो मूल डीपीएसपी हैं। ये दो आर्टिकल्स में तो इनका परिचय दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 38 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी का मूल है आर्टिकल 38। और आर्टिकल 38 के दो खंड हैं। दो खंड कौन से, पहला तो है कि जो राज्य है वो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा, पहला 38(1). और 38(1) में क्या लिखा है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। राज्य क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना। यह किसका कर्तव्य हो गया, राज्य का कर्तव्य हो गया। देखो, हमारी जो प्रस्तावना है, जो प्रिएम्बल है, उस प्रिएम्बल में स्पष्ट रूप से ये उद्देश्य है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जो वर्ड दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। और इस तरीके के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो कर्तव्य है वो किसका है, राज्य का है। और राज्य क्या करेगा कि इन कर्तव्यों को प्राप्त करने के लिए कई प्रावधान बनाएगा, यानी कि वो जो विधि बनाएगा, जो कानून वो लागू करेगा, उन कानूनों में इन तत्वों का भी समावेश करेगा। ठीक है, तो सामाजिक न्याय क्या होता है कि समाज में इतनी विषमताएं न हो कि कोई वर्ग उच्च हो जाए और कोई वर्ग निम्न हो जाए। तो जातिवाद जैसी जो समस्याएं हैं वो सामाजिक न्याय के लिए जरूरी हैं। महिलाओं को पुरुषों की तरह कार्य करना या महिलाओं को भी पुरुषों के साथ में उनके समान ही व्यवहार करना, इस तरीके के जो कार्य किए जाते हैं वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत किए जाते हैं। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि देश में जितने भी भौतिक संसाधन हैं उन सभी संसाधनों तक देश के प्रत्येक नागरिक की क्या होनी चाहिए, समान पहुंच होनी चाहिए। तो वो क्या माना जाएगा, आपका आर्थिक न्याय माना जाएगा। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि देश के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, तो राज्य क्या करता है, महिलाओं के लिए भी विधानमंडलों में
क्या करेगा, कुछ सीटें आरक्षित करेगा, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित करेगा। तो इस तरीके के जो प्रावधान राज्य करता है वो किसके अंतर्गत करता है, आर्टिकल 38(1) के दायरे में करता है, ताकि सभी नागरिकों को क्या हो सके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके। दूसरी बात आती है 38(2) की। तो 38(2) में क्या लिखा हुआ है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। 38(2). तो आर्टिकल 38(2) की परिभाषा है आय, प्रतिष्ठा, ठीक है, सुविधाओं, और अवसरों की असमानताओं को दूर करना, को दूर करने का प्रयास करना। और ये प्रावधान किया हुआ है आर्टिकल 38(2) में। ये कह रहा है कि जो आय के साधन हैं, समाज में जो प्रतिष्ठा लोगों की है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उनको लोक नियोजन में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में अवसर की जो क्षमता है, जो इस समय या भारत में जो असमानताएं विद्यमान हैं, उन असमानताओं को कम करने का जो प्रयास करेगा वो कौन करेगा, राज्य करेगा। और सभी इन क्षेत्रों में उनकी क्या होनी चाहिए, बराबर पहुंच होनी चाहिए। और बराबर पहुंच होगी तभी उन लोगों को समान अवसर उपलब्ध होंगे, और समान अवसर उपलब्ध होंगे तो सुविधाएं भी उनको उसी हिसाब से मिलेंगी, ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा भी समाज में उसी हिसाब से बढ़ेगी, और उनके जो इनकम के सोर्सेज हैं, जो उनकी आय के स्रोत हैं, वो भी उसी तरीके से उनको मिलेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल 38 है, तो आर्टिकल 38 में समाजवादी लक्षण प्रतीत होते हैं। समाजवादी का मतलब है कि ये समाज में क्या करेगा, समाज में सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलेगा, यानी कि किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरीके के जो प्रावधान हमारे मौलिक अधिकारों में किए गए हैं वो है आर्टिकल 14 से 18 तक। तो उनको जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए, लागू करने के लिए राज्य क्या करेगा, इन डीपीएसपी का सहारा लेगा और इनके अनुसार जो विधि बनाएगा उसके द्वारा इन असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 38। अब जो आर्टिकल 39 है वो अपने आप में बहुत विस्तृत है। तो आर्टिकल 39 के एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 39 क्या कहता है और कौन कौन से प्रावधान वो करता है, और राज्य ने उसके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई, क्या कानून लेकर के आया और किस तरीके से उनको लागू किया। तो देखिए आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 में जो खंड हैं इसके, यानी कि इसमें जो भाग हैं वो 6 भागों में इसको विभाजित किया गया है कि 6 पॉइंट इसमें दे रखे हैं आपके, और वो 6 पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट है, मैं ABCD के हिसाब से ले रहा हूँ इसको। तो देखो जो इसका 39 का जो पार्ट 1 है, A है, वो कहता है कि चाहे भारत में पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का क्या होगा, अधिकार होगा। तो देखिए पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को ठीक है, पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, तो देखो इसमें दे रखा है पुरुष व स्त्री, चाहे कोई भी हो नागरिक। अगर नागरिक शब्द आ रहा है तो नागरिक का मतलब हो गया कि फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो इन सभी को जो आजीविका यानी कि पेट पालने के जो साधन हैं, व्यवसाय के जो साधन हैं, वो कोई भी व्यापार कर सकता है। इसके लिए सरकार क्या करेगी, कुछ प्रावधान करेगी। ठीक है, इसके अलावा एक और आर्टिकल दे रखा है, इसी के अंतर्गत एक और पॉइंट है 39 का B। इसमें क्या बात है
कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण हो और उनका उचित स्वामित्व हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण व स्वामित्व। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपने आप में। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितने भी भौतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधन का मतलब है कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिए गए हैं, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो खान हो, चाहे खदानें हों, ठीक है। तो जितने भी संसाधन प्रकृति के द्वारा हमें मिले हुए हैं वो होते हैं आपके भौतिक संसाधन, ठीक है। पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, खनिज संसाधन हो गए, तो ये सारे भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। अब इसका जो स्पष्ट उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 39 में दूसरे पॉइंट के रूप में किया गया है। अब सरकार ने क्या किया, देखिए, जिस समय देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जो भूमि तक अधिकार सीमित था वो जमींदारों का था। किसका था? जमींदारों का। और बहुत से किसान क्या थे? भूमि से वंचित थे। तो सरकार ने क्या किया कि उनका जो आर्टिकल 38 में दे रखा है कि जो सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा, उसे उपलब्ध करवाने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। तो राज्य ने उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया कि इसके अंतर्गत यानी कि कुछ वर्गों की पहुंच ही उन तक सीमित न हो, उसको समाप्त करने के लिए कुछ कानून बनाए, कुछ सुधार किए। तो इसी संदर्भ में राज्य ने क्या किया? कुछ कृषि सुधार किए और कृषि सुधार के साथ साथ कुछ भूमि सुधार भी सरकार ने किए। और इन भूमि सुधारों के अंतर्गत एक कानून लेकर के सरकार आई, उस कानून का नाम है भूमि हदबंदी कानून, लैंड सीलिंग लॉ, ठीक है। तो भूमि हदबंदी जो कानून था, इस कानून के अंतर्गत सरकार ने क्या किया कि जो जमींदार थे, जो जमीनों के मालिक थे, उनके लिए भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी कि इतनी सीमा से अधिक किसानों के पास या जमींदारों के पास क्या नहीं होंगी? जमीनें नहीं होंगी। तो उस समय के जो जमींदार हुआ करते थे वो क्या थे? उनके पास 500 एकड़, किसी के पास 1000 एकड़, किसी के पास 2000 एकड़, इस तरीके से ज़मीनें हुआ करती थीं। और समाज का जो एक वर्ग था जो जमींदारों के अंडर में रहकर उनके अंतर्गत क्या करता था? उनमें मजदूरी करता था और उसी से अपना पेट पालता था। तो इन जमींदारों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने भूमि हदबंदी कानून लेकर के आई और इसके तहत जो भूमि स्वामित्व की जो सीमा थी, यानी कि भूमि पर उनका कितना अधिकार होगा, वो निर्धारित कर दी, ठीक है। तो भूमि स्वामित्व के अंतर्गत ये बताया कि एक किसान या एक व्यक्ति कितनी भूमि अपने पास अपने नाम से रख सकता है। तो 1951 में ही इसके लिए क्या हुआ था? पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, अगर आपको याद हो तो 1951 में संविधान में क्या हुआ? पहला संविधान संशोधन हुआ और इसके तहत भूमि सुधार से संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए गए और इसके लिए एक अनुसूची संविधान में जोड़ दी गई जिसे बोलते हैं नवीं अनुसूची। और नवीं अनुसूची में क्या किया गया? कुछ भूमि सुधारों से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया, ठीक है। और उसी के दायरे में भूमि हदबंदी कानून पारित किया गया। उस समय तक जो था संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकारों में शामिल था और इसके ऊपर काफ़ी टकराहट भी हुई संसद में, सर्वोच्च न्यायालय में। उसके बाद में जब दोनों में सामंजस्य स्थापित हुआ, केशवानंद भारती मामला 1973 में आया, तो केशवानंद भारती मामले के तहत सरकार को सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक ऐसा प्रावधान आप लोग कीजिए जिससे जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार न होकर के कानूनी अधिकार रह जाए। तो 1978 में 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था भाग 3 के अंतर्गत, उसको समाप्त करके भाग 12 में लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये आर्टिकल क्या कहता था कि भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, अर्थात जो इनका स्वामित्व है वो किसी एक वर्ग के हाथ में न रहे और ये
इन पर क्या हो, पूरे सभी नागरिकों की समान पहुंच हो, उनका बराबर का हकदार हो, वो उनका बराबर का स्वामित्व हो, वो अपनी अपनी भूमि के क्या बन सकें, स्वामी बन सकें। तो इसके तहत क्या किया गया, कृषि सुधार हुए बड़े स्तर पर, और भूमि सुधार के अंतर्गत कुछ कानून सरकार लेकर के आई, और उसके लिए सबसे पहले 1951 में संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी, और 9वीं अनुसूची के माध्यम से कुछ कानून पारित किए, और उनके लिए एक सीमा फिक्स कर दी लैंड सीलिंग की, कि इतने से ज़्यादा ज़मीन आप नहीं रख सकते। 1951 से लेकर के 60-70 के दशक तक ये कहानी चली है आपकी। 70 के दशक तक नॉर्मल रूप से पहुंच गई थी। 80 के दशक में जाकर के थोड़ा सा इनके मामले में जो जनता की नाराज़गी थी, जो जमींदारों की नाराज़गी थी, कानून बनने के बाद वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और आज जो सरकार का ये प्रयास है, तो इस प्रयास के अंतर्गत क्या हुआ, जो भूमिहीन किसान थे उनको भूमि मिल पाई, और आज वो खेती कर रहे हैं, अपनी अपनी भूमि के मालिक हैं। एक और पॉइंट इसमें आता है कि उत्पादनों के साधनों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, क्या होगा, उत्पादनों के साधनों का विकेंद्रीकरण। देखो इसमें जो शब्द दे रखे हैं, पहले तो ये देखिए, उत्पादन का मतलब होता है कि ऐसे साधन जिनसे प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो उद्योग हों, कारखाने हों, ये क्या है, उत्पादन के साधन हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि इनके भी स्वामी कोई एक व्यक्ति ना हो, एक वर्ग ना हो, अर्थात इसका विकेंद्रीकरण किया जाए, सभी लोगों को इसके लिए, या सभी लोगों की पहुंच यहाँ तक आसान बनाई जाए। तो सरकार उस समय तक जो था कि कुछ ही ऐसे वर्ग थे जिनके अपने स्वयं के बैंक थे, स्वयं के उद्योग थे, स्वयं के कारखाने थे, सरकार की पहुंच वहाँ तक नहीं थी। अर्थात जब तक सरकार क्या नहीं करेगी, उनको अपने दायरे में नहीं लेगी, तब तक उनका विकेंद्रीकरण नहीं होगा। तो ऐसे मामलों के लिए सरकार ने क्या किया, कुछ प्रयास किए। मैं इनको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझा रहा हूँ इसको। देखो उस समय बहुत सारे उद्योगों का, बहुत सारे कारखानों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिया गया था। ठीक है, उद्योग और कारखानों को क्या कर दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया कि अब सरकार का उन पर स्वामित्व हो गया। अब अधिकांश जो होगा 51% से ऊपर वो किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। आपने एक घटना सुनी होगी, 1969 में घटना घटित हुई थी। उस समय इंदिरा जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी ने इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। शायद सभी लोगों को ये याद होगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किसके अंतर्गत किया गया, इसी के अंतर्गत किया गया था। कई कंपनियों को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। इसके बाद में इसको और ज़्यादा अधिक विस्थापित करने के लिए सरकार ने क्या किया, फिर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, और 1980 में फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो ये जो घटनाएं हैं ये क्या हैं, ये बताती हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र उस समय कितना प्रभावी था निजी क्षेत्र के ऊपर। उसके बाद में जैसे जैसे समस्याएं बदलती गई, आर्थिक परिदृश्य बदला जब विश्व में, तो सरकार को भी बदलना पड़ा। 1991 की जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, उस वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद में फिर निजी क्षेत्र को इसमें सहभागिता ज़्यादा दी गई, यानी कि उस समय की परिस्थितियां अलग थीं, तो ये कार्य किए। उसके बाद में जब परिस्थितियां बदली, चेंज हुई, उसके बाद में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र आज मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ, ठीक है, कारखानों का विकेंद्रीकरण हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये सब आर्टिकल 38 के तहत सरकार ने किए थे। ठीक है, चलिए 39 के तहत, 39 के तहत। अब इसमें ही एक और प्रावधान है, डी। देखिए 39 का जो चौथा पॉइंट है, ये कहता है कि स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। स्त्री व पुरुषों को
समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, तो देखो इसके तहत इसका मतलब है कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर ये कोई कार्य कर रहे हैं संगठित क्षेत्र में, देखिए ये चीज़ें असंगठित क्षेत्रों में लागू नहीं होती। अगर हम ग्रामीण परिदृश्य में जब देखते हैं जहां मजदूरी के लिए स्त्री और पुरुष कार्य कर रहे होते हैं, वहां पर क्या होता है कि पुरुषों को तो अधिक वेतन दिया जाता है, अधिक मजदूरी दी जाती है, जबकि महिलाओं को, फीमेल्स को कम मजदूरी दी जाती है। इसका रीजन ये है कि उनकी आर्थिक जो शारीरिक स्थिति है उसके हिसाब से। लेकिन ये जो प्रावधान सरकार ने किए ये असंगठित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। इसका मतलब है कि संगठित क्षेत्र जहां सरकार कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है और उन क्षेत्रों पर लागू होते हैं, वहां पर ये प्रावधान लागू किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई मेल है, ये टीचर है, और एक फीमेल है, ये भी टीचर है, तो इसको मान लीजिए मिल रहे हैं 50,000 रुपये और इसको मिल रहे हैं 20,000 रुपये, तो क्या ये इसके तहत सही माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अगर दोनों को एक ही काम के लिए समान वेतन मिलता, मान लीजिए इनको भी 50,000 रुपये मिलते, तो ये इसके लिए सही साबित होता, सही लागू होता। तो सरकार ने क्या किया कि ऐसा भेदभाव स्त्री और पुरुषों को न झेलना पड़े, उसके लिए एक एक्ट पारित किया 1976 में, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ठीक है, जिसे हम समान पारिश्रमिक अधिनियम बोलते हैं। सरकार ने क्या किया इसके लिए? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया और ये प्रावधान किए कि महिला और पुरुषों के साथ में समान काम के लिए, समान वेतन के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके लिए ये क्या कर दिया गया? एक दंडनीय अपराध बना दिया। इसके बाद में एक और प्रावधान इसमें किया गया है 39 में, कि जो पुरुष व स्त्री हैं, जो पुरुष और स्त्री श्रमिक हैं तथा बच्चे जो हैं, वो मजबूरी में या अपनी आयु या शक्ति के दृष्टि से ऐसे रोजगार में नहीं जाएंगे जो उनकी उम्र और शक्ति के हिसाब से क्या हो, प्रतिकूल हो, अनुकूल न हो। ठीक है, तो ये प्रावधान करता है कि पुरुष व स्त्री श्रमिकों कौन कौन? श्रमिक तो कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, तथा बच्चों को मजबूरी में, किसमें? मजबूरी में आयु व शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार? आयु व शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। यानी कि सरकार ऐसे प्रावधान करेगी जिससे जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, ये अपनी मजबूरी में, चाहे मान लीजिए कोई कार्य ऐसा है जिससे छोटा बच्चा नहीं कर सकता, बड़े लोग कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार, जैसे होली दिवाली के आसपास के जब त्यौहार आते हैं तो इस समय कई सारे बच्चों को कारखानों से, उद्योगों से छुड़ाया जाता है। जो होली के कलर्स होते हैं उनमें केमिकल्स पाए जाते हैं, पटाखे बनाए जाते हैं दिवाली के आसपास, तो इन पटाखों में बच्चों को ज़्यादातर काम पे लगाया जाता है, क्योंकि बच्चे क्या है, सस्ते मजदूर होते हैं और सस्ते मजदूर होने की वजह से कंपनियों को बड़ा मुनाफा होता है इससे। तो सरकार क्या करती है कि ऐसे उद्योगों में क्या है कि बच्चे अपनी आयु के अनुसार, एक तो 14 वर्ष से कम है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तो कार्य करना पहले ही दंडनीय अपराध है। दूसरा, वो इतने सेंसिटिव उनकी स्किन होती है, उनकी आंखें सेंसिटिव अधिक होती हैं, इस वजह से उनको ऐसे उद्योगों में जाने से बचाने के लिए सरकार क्या करती है? प्रयास करती है। तो इसलिए ये प्रावधान 39 के तहत ई में किया गया। इसके अंतर्गत एक और प्रावधान है कि बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और उन्हें शोषण से बचाना। बच्चों को क्या देना? गरिमा के साथ विकास का अवसर देना
तथा उन्हें शोषण से बचाना। ये प्रावधान 39 में है, 6 प्रावधान किए गए हैं, इनको आप याद रखना। ठीक है, पहला प्रावधान क्या था कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी नागरिकों के लिए क्या होगा, आजीविका के जो साधन हैं उन तक उनको प्राप्त करने का अधिकार होगा। दूसरा था कि जो समाज के भौतिक संसाधन हैं उनका उचित वितरण किया जाए और उनका उचित स्वामित्व हो। तीसरा था उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। उसके बाद में स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद में पुरुष व स्त्री श्रमिकों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, पुरुष व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और दृष्टि जो शक्ति है वो उनके हिसाब से प्रतिकूल न हो, अनुकूल न हो, प्रतिकूल हो, तो ऐसे रोजगारों में जाने से बचाना। और दूसरा, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और उनको शोषण से बचाना। तो इस तरीके के जो प्रावधान किए गए हैं वो सरकार ने, जो संविधान ने किस में किए हैं, आर्टिकल 39 में किए हैं। तो 6 प्रावधान हैं, इनको अच्छे से याद रखना। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात 39 में की गई है, याद रखना। अब आता है एक और आर्टिकल हमारा इसी का सब क्लॉज 39A। आर्टिकल 39 का बोल सकते हैं या ए बोल लीजिए। देखिए, ये मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसको शामिल किया गया 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो जो 39 में जितनी भी बातें कही हैं वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित बातें हैं। 39 क में भी जो बातें कही गई हैं वो भी समाजवादी विचारधारा पर उपलब्ध हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन गया कि इसको शामिल करना संसद का कर्तव्य बन गया कि इसको संविधान में शामिल किया जाए और इसके लिए समय समय पर विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसमें जो बातें लिखी हैं वो क्या है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। क्या लिखा है? समान अवसर के आधार पर न्याय देना तथा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े, ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। ठीक है, तो ये बातें किस में लिखी हैं? 39A में लिखी हैं और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और आर्टिकल 39 कौन सी विचारधारा से प्रेरित है? समाजवादी विचारधारा से, यानी कि समाज के सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखता है। ये कह रहा है कि सभी लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि जो लोग न्याय के लिए जिनकी पहुंच उपलब्ध नहीं है तो उनको सरकार क्या करेगी? सरकारी वकील प्रोवाइड करवाएगी। जितने भी वंचित वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग होता है, उसके लिए सरकारी वकील का प्रावधान कोर्ट करता है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के अंतर्गत आता है। तो समान अवसर, यानी कि अवसर की समानता सभी लोगों को है भारत में, तो अवसर की समानता के आधार पर क्या देना? न्याय देना। और इस न्याय के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना, ताकि जो गरीब लोग हैं, मोटे मोटे वकीलों की मोटी मोटी फीस नहीं भर सकते, उनके लिए सरकारी वकील का प्रावधान करना। इस तरीके के जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 39A में किए गए हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। अब अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 40 और आर्टिकल 40 में जो प्रावधान किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि उनको देखते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट। चलिए, आर्टिकल 40, तो देखिए आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, पहली चीज़ यह याद रखिए कि यह गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है।
यानी कि गांधीवाद के कुछ लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, यानी कि जो विचारधारा गांधी जी की थी उसको इसमें शामिल किया गया है। तो ये कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, ग्राम पंचायतों का गठन। तो जो ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज की जो बात करते थे वो गांधी जी करते थे, और ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए संविधान सभा ने अनुच्छेद 40 जोड़ा और उसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये क्या बना दिया गया, एक डीपीएसपी बना दिया गया, और सरकार से कहा कि आप ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए क्या करेंगे, विशेष प्रावधान बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया गया, और क्या किया जाएगा कि ये एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य कर सकें, इसके लिए इनको कुछ कार्य और कुछ शक्तियां भी इनके लिए निर्धारित की जाएंगी, कुछ अधिकार इनको दिए जाएंगे, जिससे ये स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें, जिनमें कोई भी हस्तक्षेप न करे। वो क्या हो जाएगा, स्वायत्त रूप से या स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए क्या दिया जाएगा इनको, कुछ प्राधिकार, स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए। क्या दिया जाएगा, कुछ शक्तियां दिया जाएंगी, कुछ अधिकार दिए जाएंगे, शक्तियां और प्राधिकार देना। ठीक है, अब देखो सरकार ने इसको क्रियान्वित करने के लिए क्या किया। आप लोगों ने सुना होगा कि जो पंचायती राज की स्थापना की गई भारत में, सबसे पहले वो राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। तो 2 अक्टूबर 1959 को तो कहाँ हुई, राजस्थान में, और 3 अक्टूबर 1959 को, सन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ, 1959 आंध्र प्रदेश में हुई। अब देखो, पंचायती राज से संबंधित सिफारिश सौंपने के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की सिफारिश की, और त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की सिफारिश की, तो इसके आधार पर 1959 में क्या कर दिया गया, राजस्थान में इसको लागू किया गया। तो सबसे पहले राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बना था। उसके बाद में एक और समिति बनी, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कुछ सिफारिशें की, और उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में पारित किया, और इसको लागू कर दिया गया 24 अप्रैल 1993 को। तो इसके तहत, यानी कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत, जो पंचायती राज संस्थाएं थीं, जितनी भी स्थानीय निकाय थे, इनको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, और संवैधानिक दर्जा के तहत इनको कुछ शक्तियां, कुछ विषय इनके लिए निर्धारित कर दिए गए कि जो कार्यक्षेत्र होगा पंचायतों का, जो कार्यक्षेत्र होगा स्थानीय निकायों का, वो क्या होगा। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत तो जोड़ी गई संविधान में 11वीं अनुसूची, और 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई आपकी 12वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची तो पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, तो पंचायती राज से संबंधित कुछ विषय 11वीं अनुसूची में दे रखे हैं, और नगरीय निकाय से संबंधित कुछ विषय 12वीं अनुसूची में दे रखे हैं। तो आर्टिकल 40 के इन प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पारित किया, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में शासन करने के लिए कुछ प्राधिकार, कुछ शक्तियां दी गई, जो इसके लिए क्या है कि कह सकते हैं कि सरकार ने आर्टिकल 40 को अच्छे तरीके से जमीनी स्तर पर क्या किया, क्रियान्वित किया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 40 में है, इतना याद रखना। अब बात करते हैं आर्टिकल 41 की, 41 की।
समझ रहे होंगे आप सारे लोग, मैं एग्जाम्पल्स के साथ साथ समझा रहा हूँ इनको सभी को कि किस तरीके से सरकार ने इनको क्रियान्वित किया, लागू किया। आर्टिकल 41, देखो आर्टिकल 41 में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें ये दे रखा है कि कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं का मतलब है कि जैसे बुढ़ापा हुआ, बेरोजगारी हुई, बीमारियां हुई, अशक्तता हुई यानी कि डिसेबिलिटी, इनके आधार पर क्या किया जाएगा, नागरिकों को कुछ काम का, शिक्षा का, लोक सहायता आदि पाने का क्या होगा, अधिकार होगा। और इस तरीके के जो प्रावधान संसद ने किए, सरकार ने जो किए, वो समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए संविधान में किए गए। तो जो आपका आर्टिकल 41 है, तो आर्टिकल 41 में क्या लिखा हुआ है कि कुछ दशाओं में, और वो दशाएं कौन कौन सी हैं, कुछ दशाओं में जैसे बेरोजगारी हो सकती है, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता का मतलब है सरकारी। देखो अगर इनको एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं तो जैसे बेरोजगारी जो शब्द इसमें सबसे पहले दे रखा है, तो बेरोजगारी के लिए भी सरकार क्या करती है, कई बार अलग अलग प्रावधान करती है। जैसे अगर हम राजस्थान सरकार की भी बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान के अंतर्गत बेरोजगार लोग हैं उनके लिए 3,500 रुपये प्रति माह क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कई राज्यों ने यह पहले से लागू कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रावधान सरकार करेगी वो किसके तहत करेगी, आर्टिकल 41 के तहत करेगी। दूसरा है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में जो वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, इस तरीके के प्रावधान हो गए। उनको कुछ उनके लिए अलग से योजनाएं निर्धारित की जाती हैं, इस तरीके के जो प्रावधान होंगे वो इसके तहत की जाएंगे। बीमारी में यानी कि लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, और लोक सहायता का मतलब है कि जो सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चला रखी है उसके तहत किसी भी निजी अस्पताल में या सार्वजनिक अस्पताल में क्या होगा, मुफ्त इलाज कराने का अधिकार होगा 5 लाख रुपए तक का, ठीक है। तो इस तरीके की जो योजनाएं निकलेंगी वो किसके तहत सरकार निकालती है, आर्टिकल 41 के तहत निकालती है, ठीक है। अब आता है आपका आर्टिकल 42, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 जो है वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, और आर्टिकल 42 भी समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। देखिए आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है कि कार्य की न्याय संगत यानी कि काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता पाने का उपबंध। काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। ये किस में लिखा हुआ है, 42 में। ये कह रहा है कि काम की न्याय संगत, यानी कि ऐसा न हो कि किसी के लिए काम के कुछ समय निर्धारित किया गया और उससे ओवर टाइम, उसी काम में उसी फीस में उससे ओवर टाइम वर्क करवाया जा रहा है। दूसरा मानवीय दशा, कि ऐसा न हो कि कोई महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी उसको काम पर बुलाया जा रहा है, तो ये उसकी मानवीय दशाओं के प्रतिकूल है, ना कि अनुकूल। तो इस तरीके से जैसे संडे की छुट्टी का जो प्रावधान है, एक दिन की छुट्टी हो गई, त्योहारों की छुट्टियां हो गई, और महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश दिया जाता है वो किसके तहत, आर्टिकल 42 के तहत सरकार ने क्या किया, कुछ प्रावधान किए संविधान में
इनको क्रियान्वित किया जमीनी स्तर पर। तो इस तरीके की जो विचारधारा है वो कैसी विचारधारा है? समाजवादी विचारधारा है, अर्थात जो लोगों के बारे में सोचती है। ठीक है, अब बचा हमारा कौन सा आर्टिकल? 43 और 43 के दो खंड हैं, एक तो है 43 क और एक है 43 ख। तो मूल संविधान में तो केवल 43 था जिसमें कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों के विकास की बात कही गई थी। इसमें क्या है? कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योगों का विकास। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, तो यहां तक की अगर विचारधारा देखी जाए तो इसमें समाजवादी विचारधारा निहित है। और कुटीर उद्योगों के विकास की अगर बात की जा रही है यहां से यहां तक, तो इसमें समाजवादी के साथ साथ गांधीवादी विचारधारा भी निहित है। क्योंकि हस्तशिल्प उद्योगों को, ठीक है, खादी ग्रामोद्योग जैसे आपने नाम सुना होगा, तो इस तरीके के जो कुटीर उद्योग होंगे, लघु उद्योग होंगे, इन उद्योगों को वरीयता देना किसका कर्तव्य है? राज्य का नैतिक कर्तव्य है कि वो हस्तशिल्प उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, ठीक है, जो ग्रामोद्योग होते हैं, घरों के लेवल पर कोई पापड़ बना रहा है, कोई चिप्स बना रहा है, ठीक है, कहीं साड़ियाँ बन रही हैं, जैसे कोटा में बंदेज साड़ी बनाई जाती है, डोरिया साड़ी बनाई जाती है। तो इस तरीके के उद्योगों को सरकार क्या करेगी? प्रोत्साहित करेगी, और प्रोत्साहित करेगी तो इसके लिए उनको सब्सिडी भी दे सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए मेले का आयोजन करवा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रयास होंगे वो आर्टिकल 43 के तहत होंगे, और आर्टिकल 43 में समाजवादी और गांधीवादी दोनों ही विचारधाराएं निहित हैं। अब अगला जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 43A, अनुच्छेद 43A, और ये मूल संविधान में नहीं था। तो मूल संविधान में नहीं था, कब जोड़ा गया? ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और इसके तहत इसमें प्रावधान किया गया कि जो उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। किसके? उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। अभी मैं इन तीनों आर्टिकल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी साथ में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये इसके साथ किया गया। तो देखो आर्टिकल 43 और 43A और 42, इनको क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या किया? समय समय पर कई अधिनियम पारित किए, और उन अधिनियमों में सबसे पहले अगर हम देखें तो आपने कारखाना अधिनियम का नाम सुना होगा। कारखाना अधिनियम के साथ साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम हो गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो अधिनियम पारित किए सरकार ने, वो 43 और 43A के लिए, इनको क्रियान्वित करने के लिए, अच्छे तरीके से लागू करने के लिए सरकार का वो प्रयास था। इसके बाद में एक और आर्टिकल 43 में जोड़ा गया, 43B, जिसे हम 43ख भी कह सकते हैं। इसमें सहकारी समितियों के उन्नयन की बात कही गई है। सहकारी समितियों का उन्नयन, ठीक है, तो ये हो गए हमारे। और हाँ, 43B है तो इसको किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया है। तो 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा इसको संविधान में अंतः स्थापित किया गया, ये बात आप याद रखना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आर्टिकल 44 से लेकर के 51 तक चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या अंतर है। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।